इस पार्ट में हम काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और उनके बीच का रिलेशन बिल्कुल बेसिक में पढ़ेंगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में अगर दिक्कत आती हो तो थ्योरी कराने के बाद में यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको ये वीडियो देखने के बाद में अटेम्प्ट करने हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी। एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो v वेलोसिटी से जा रहा है। तो हम उसका काइनेटिक एनर्जी k हाफ mv² से डिनोट करते हैं। और वहीं उसका मोमेंटम जो है m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो p जो है वो उसका मोमेंटम हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन देखिए। काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखता हूँ हाफ m v², और एक m से मैं डिवाइड कर देता हूँ और एक m से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये m²v²। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका p² बाई 2m हो जाएगा। राइट। ये m²v² मतलब p² और नीचे हमने लिख दिया 2m। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं देखिए। वो आपसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक पार्टिकल है और उसका कुछ वेलोसिटी है v वेलोसिटी है। और हम बोल रहे हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is increased by 2%, then find परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसका वेलोसिटी हमने 2% से बढ़ा दिया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगा। तो पहले आप कंसेप्ट देख लीजिए जिस किसी को कंसेप्ट नहीं पता। अगर कोई रिलेशन है y² = 3x⁵ कुछ इस टाइप का रिलेशन है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन एक होती है। यहाँ पर मैं 2 है तो 2 को मैंने आगे लिखा, और फिर मैं लिख सकता हूँ dy/y। दिस विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 टाइम्स dx/x। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5 dx/x। देखिए कैसे। इसको मैंने लिखा 2 dy/dx, और ये हो गया 5 dx/x। ठीक। अब जब भी मैं dy लिखता हूं तो dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y। तो अगर मैं इसको 2, और dy का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन y, को y से डिवाइड कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर वही हो जाएगा 5, एंड ऑफ कोर्स वेरी स्मॉल चेंज इन x अपॉन x। अगर मैं यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस जगह पर, और 100 में इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज, वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज इन y, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल चेंज इन x अपॉन x इंटू 100, वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज इन x। और बार बार मैं वेरी स्मॉल बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये वाला फार्मूला हर जगह पर ना लगाएं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इससे हमने ये लिखा है 2 dy/y इंटू 100 विल बी इक्वल टू 5 dx/x इंटू 100।
तो क्या ये परसेंटेज चेंज इन वाई है? नहीं, परसेंटेज चेंज इन वाई अकेला होना काफी नहीं है। ये वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज इन वाई है, क्योंकि डी वाई का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, और डी एक्स का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, राइट? तो जो भी वाई में परसेंटेज चेंज हुआ है इंटू टू जो है, वो बराबर है 5 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एक्स। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। इन्होंने दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, और बोला है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2% से इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2% से इंक्रीज हो रही है, तो वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज हो गया वेलोसिटी में, और कुछ नहीं बोला गया है, तो मास को हम लोग क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो अब इसके बाद की जो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, वो लिखूंगा डी के बाई के विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स डीवी बाय वी। 1/2 कहाँ गया? याद करो, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में आता ही नहीं है, तो ये तो गायब हो गया। पार्टिकल का मास चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मास भी कांस्टेंट है, इसीलिए ये भी गायब हो गया। अब ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, और डीवी बाई वी, के टू दी पावर 1 था, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, ये डी के बाई के है। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसमें मैं दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी के बाई के इंटू 100। तो ये क्या हो गया? ये परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी हो गया। टू, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी भी कितना दिया हुआ है? परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी 2 दिया हुआ है। और ये क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? 4%। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं। जिन बेसिक क्लियर नहीं है, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वही ये वीडियो को देखें, और बाद में कमेंट सेक्शन में लिंक दी हुई है, इससे एसोसिएटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लें। ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन देखिए एक छोटा सा चेंज कर दिया मैंने। इस 2% की जगह पर मैंने 20% कर दिया। 20%। अब जैसे ही मैंने 20% करा, आप काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख के डी के बाई के को 2 टाइम्स डीवी बाई वी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था। लेकिन यहां अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर अप्लाई क्यों नहीं कर सकते अपन लोग? क्योंकि डी वी मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज 20% का है, स्मॉल तो नहीं है। तो फिर हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जैसे हम क्वेश्चन को नॉर्मली करते थे, वैसे ही करना है। जैसे देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, वो मान लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? तो पहले जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था? वी। फिर वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी वो इंक्रीज हुई। इंक्रीज हुई मतलब प्लस। कितने से इंक्रीज हुई? वी के 20% से इंक्रीज हुई। फिर से देखिए, वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब प्लस। कितने से? 20% से। तो 20% से इंक्रीज हुई। तो अब वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्लस 0.2 v, मतलब ये हो गया 1.2 v। कितनी वेलोसिटी हो गई? तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v की जगह पर 1.2 v का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर इंटू 1.44। देखिए, अगर आप चाहें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, 44% का इंक्रीमेंट हो चुका है अभी। लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। So this will be equal to final kinetic energy upon initial kinetic energy minus 1
इंटू 100, देखो। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1.44। ये देखिए, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर -1 इंटू 100। तो हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1.44 -1 आ गया 0.44। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया 44%। राइट। अगर मैं ये वाला मेथड अडॉप्ट करता तो देखो मेरा आंसर गलत आ जाता। कैसे? डी के बाई के इंटू 100 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स डीवी बाई वी इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20% दिया है, देखिए 20%। तो मेरा आंसर कितना आ जाता, 40%। परसेंटेज चेंज इन के कितना आता, 40%, लेकिन सही आंसर कितना है, 40%। सो दिस आंसर इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब परसेंटेज चेंज छोटा दिया गया है तो आप ऐसे फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला फार्मूला। लेकिन जब परसेंटेज चेंज ज्यादा दिया गया है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं मैं, फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला है p²/2m। और अब मैं बोल रहा हूं, इफ मोमेंटम is increased by is increased by 3%, find percentage change in kinetic energy। देखिए, अब 3% बोल रहा है, बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है, तो हम सीधा कर सकते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी जो है वो p²/2m है। इसके बाद सीधा लिखिए आप, dk/k विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स dp/p। कैसे? टू कांस्टेंट नहीं आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, मास कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आएगा। ये आ गया 2 और ये हो गया dp/p, k⁻1। तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये dk/k। और फिर हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया, ये परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है, दिस इज 2। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, 3। so this is 6, so this is percentage change in kinetic energy। परसेंटेज चेंज कम था इसीलिए हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। लेकिन वहीं पर अगर 30% होता तो फिर मैं नहीं कर सकता था, मैंने जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ता। अब कुछ ग्राफ के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा ग्राफ बनाने की उसके हिसाब से। देखिए, लोगों को मेन कंफ्यूजन कहाँ पर होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, राइट। और उनको यहाँ पर देख के लगता है कि ये काइनेटिक एनर्जी और ये एम, इनके बीच का जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। काइनेटिक एनर्जी और एम के बीच का ग्राफ जो है वो लीनियर होगा। लेकिन आप समझिए, अगर मैं बोलता हूं इफ मास वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं कांस्टेंट को हटा सकता हूं, और टू भी कांस्टेंट है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू मास है। समझिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आप ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एम का स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। मैं बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको बोल रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। इस बार बोल रहे हैं मोमेंटम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिखेंगे p²/2m।
और अब मोमेंटम कांस्टेंट है, ये मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है। तो इस बार ग्राफ कैसा बनेगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एम का? इस बार ग्राफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सिर्फ देख के आप ये मत सोचिएगा कि काइनेटिक एनर्जी के सामने एम दिख रहा है तो लीनियर ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा। नहीं, वो कंडीशन डिसाइड करती है, राइट। अब एक दो छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट और देख लीजिए, उनका एप्लीकेशन। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में दो पार्टिकल है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है, मतलब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम भी सेम है, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी है k1 और इसका काइनेटिक एनर्जी है k2। तो k1 बाई k2 का रेशियो क्या होगा? दो पार्टिकल, दोनों का मास अलग अलग, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं? k1 बाई k2 विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m1, और ये हो गया पी स्क्वायर बाई 2m। तो ऑब्वियसली पी स्क्वायर बाई टू कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा m2 बाई m1। इसी से एसोसिएटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगर यही क्वेश्चन में मैं बोलता कि एक m1 मास है और दूसरा m2 मास है, लेकिन इस बार उनका काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो मोमेंटम का रेशियो बताइए। मोमेंटम का रेशियो तो आप देखिए, हाफ या पी स्क्वायर बाई 2m जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। मोमेंटम का रेशियो पूछ रहे हैं, तो यहां से मोमेंटम आएगा अंडर रूट ऑफ 2m के, राइट। तो P1 जो मोमेंटम है वो है अंडर रूट ऑफ 2m1 के तो दोनों का सेम ही है, और P2 जो मोमेंटम है वो अंडर रूट ऑफ 2m2 के बराबर है। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, P1 बाई P2 किसके बराबर आ गए? अंडर रूट ऑफ m1 बाई m2 के। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, वो भी मैं देख लेता हूँ। और एक्चुअली में मैं यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास है 3m, जो कि रेस्ट पर है। तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? उसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है, और फिर उसका एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, और इंटरनल फोर्स का मतलब है मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 था, तो बाद में भी मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। अब मानो टूटने के बाद में दो पार्ट बनते हैं, एक का मास है m और दूसरे का मास है 2m। पहले मोमेंटम 0 था तो बाद में भी मोमेंटम 0 होगा। अगर इसका मोमेंटम इस तरफ p है, तो इसका मोमेंटम भी इस तरफ p ही होगा, क्योंकि इसके मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए इसका मोमेंटम हमको चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए? p होना चाहिए। तो ये वाला जो ब्लॉक है, इसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ m, दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, राइट। और ये वाला जो पार्टिकल है, इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा पी स्क्वायर, क्योंकि इसका मोमेंटम दोनों का सेम। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पी स्क्वायर बाई 2, और m की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? 2m लिखूंगा मैं। तो अब ऑब्वियसली
यहाँ पर m था और यहाँ पर 2m था, तो नीचे ज्यादा वैल्यू आ गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है 2m की, वो छोटी होगी जिससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ m से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ m जो है, जो छोटा सा मास है उसके पास में ज्यादा एनर्जी आती है एक्सप्लोजन में, राइट। लेकिन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम। एक बॉडी जो रेस्ट पर रखी हुई है, अगर वो एक्सप्लोड करती है तो दोनों का मोमेंटम, छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल का, दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। लेकिन जो छोटा पार्टिकल है उसके पास में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। और यहीं से कंसेप्ट आता है एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सप्लोजन का, कि कितना एनर्जी एक्सप्लोजन में रिलीज हुआ। भाई जो एनर्जी रिलीज हुआ वो किसके पास में, इन्हीं पार्टिकल के पास में है। तो मान लो ये जो स्मॉल एम है, अगर कोई बोले आपको स्मॉल एम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 2m जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, v/2 से। ऐसा क्यों, m इंटू वी, एम वी मोमेंटम, ट्वाइस एम इंटू v/2। फिर से मोमेंटम कितना हुआ, एम वी। दोनों का मोमेंटम सेम अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो जीरो होगा। तो इसमें एनर्जी रिलीज जो हुई एक्सप्लोजन में वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m into v/2 का स्क्वायर। So this will be equal to half mv square plus m v square by 4. This is 3 by 4 mv square। तो देखो इतना एनर्जी जो है वो, ये वाला एनर्जी रिलीज हुआ। अब नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करवाता है, वो भी हम देख लेते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास है 3m, वंस अगेन वो रेस्ट पर है, और फिर उसका एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन में वो बोलता है कि तीन बराबर के पार्टिकल में वो बढ़ गया, एक का मास है, दूसरे का मास है, और दोनों v वेलोसिटी से जा रहे हैं। और फिर आपसे पूछता है कि आप एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन निकाल के बताइए, कितना एनर्जी एक्सप्लोजन में रिलीज हुआ। तीसरे के बारे में उसने बताया ही नहीं। तीसरा पार्ट पार्ट भी तो होगा m, तो उसका वेलोसिटी मैं निकालूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन से। कैसे, देखिए। एक्सप्लोजन किसकी वजह से होता है, एक्सप्लोजन होता है इंटरनल फोर्स की वजह से। अगर इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स है जीरो। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट। पहले मोमेंटम कितना था, जीरो, तो बाद में भी मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो बाद वाला मोमेंटम सिस्टम का लिख रहा हूं मैं, एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप। इसका मोमेंटम यहां लिख दिया आई डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम जे डायरेक्शन में। और जो तीसरा पार्टिकल है एम, उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो मैंने लिखा एम, और उसका वेलोसिटी मैंने लिखा वी डैश। अब देखिए मुझे वी डैश पता चल जाएगा, तो मैं इसको इधर लेके चला जाऊं, तो एम वी डैश जो है वो एम वी माइनस आई कैप प्लस एम वी माइनस जे कैप होगा। एम से मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, तो ये हो गया v माइनस आई कैप प्लस v माइनस जे कैप। ये वेलोसिटी आ गया। तो अगर मुझे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर है, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ऐसा आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, उसका मैग्नीट्यूड आया √2v। जिस किसी को भी ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं बता देता हूं कि अगर एक वेक्टर
ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर है v, माइनस वी भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बी का वैल्यू जो है वो भी माइनस वी है। ये देखिए, तो अब मेरे पास में तीन पार्टिकल हैं। एम मास, उसका वेलोसिटी है v। दूसरा एम मास, उसका वेलोसिटी भी v है, ये देखिए। और तीसरा एम मास जो है उसका वेलोसिटी है रूट टू वी। तो काइनेटिक एनर्जी जो मुझे मिली, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम रूट टू वी का स्क्वायर। तीनों का एनर्जी हमने लिख दिया है। देखिए, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो हाफ एम वी स्क्वायर ये हो गया एम वी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, टू हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी कितना मिला, एम वी स्क्वायर। तो कितना हो गया, ट्वाइस एम वी स्क्वायर। तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, बाद में काइनेटिक एनर्जी इतनी हमको मिल गई। सो दिस इज नथिंग बट एनर्जी रिलीज इन एक्सप्लोजन। दिस इज एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सप्लोजन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। और नीचे कमेंट सेक्शन में बेसिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाएंगे, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा।